जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के बारे में। हम सब भारत का जो नक्शा देखते हैं उसमें कश्मीर का पूरा हिस्सा हमारा है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। आज की तारीख में जो ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर रियासत थी वो 3 देशों के बीच बंटी हुई है। 3 देशों के बीच? हाँ, भारत के पास लगभग 60% हिस्सा है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। लगभग 30% पाकिस्तान के पास है जिसे हम POK कहते हैं। और बचा हुआ करीब 10% वो चीन के पास है। चीन के पास, अक्साई चिन वाला इलाका। अक्साई चिन और सक्शगम घाटी भी। और मजे की बात यह है कि सक्शगम घाटी तो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को तोहफे में दे दी थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जमीन हमारी, कब्जा पाकिस्तान का और मालिक चीन बन बैठा। बिल्कुल। समझना है कि कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आखिर गया कैसे, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसे कभी वापस ले पाएगा? इसमें क्या मुश्किलें हैं और हमारे पास रास्ते क्या हैं? हाँ, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, आज कश्मीर को समझने के लिए, जैसा मैंने कहा, इसे 3 हिस्सों में देखना होगा। पहला हिस्सा जो भारत के पास है, श्रीनगर, जम्मू, लेह, कारगिल, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। दूसरा हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम POK कहते हैं। अब पाकिस्तान भी इसे 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। अच्छा। एक जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। और ये दोनों ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थे। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसकी बात हमने की। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए तो इतिहास में जाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें 1947 में वापस चलना होगा। वैसे तो कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। बौद्ध, हिंदू राजा, फिर मुस्लिम शासक, मुगल, सिख। लेकिन जो आज की कहानी है वो शुरू होती है 1846 में, अमृतसर की संधि से। तब डोगरा वंश के राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से कश्मीर को खरीद लिया था। 75 लाख रुपए में? मैंने पढ़ा इसके बारे में। जी, और उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत की नींव रखी। इसी वंश के आखिरी राजा थे महाराजा हरि सिंह, जो 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त शासन कर रहे थे। और तब रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। महाराजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना, वो आज़ाद रहना चाहते थे। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। उनकी रियासत में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और वो 2 नए बने कट्टर दुश्मन देशों के बीच में थे। बिल्कुल। और पहले तो उनकी अपनी ही जनता ने खासकर पुंछ इलाके में विद्रोह कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हाँ, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर पर हमला कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, है ना? ये एक तरह का पूरा हमला था। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला था। पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन था और ये फौज बारामूला तक पहुंच गई, जो राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। सिर्फ 32 किलोमीटर? मतलब सब कुछ खत्म होने की कगार पे था। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। और भारत की तरफ से सरदार पटेल का रुख बहुत साफ था। एकदम साफ। उन्होंने शर्त रखी कि सेना तभी भेजी जाएगी जब कश्मीर का भारत में विधिवत विलय होगा। समय हाथ से निकल रहा था, बहुत तेजी से। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसके तुरंत बाद भारतीय सेना को हवाई जहाजों से श्रीनगर भेजा गया और यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने कबायलियों को पीछे धकेलना शुरू भी कर दिया था। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। आप प्रधानमंत्री नेहरू के UN जाने के फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, 1 जनवरी 1948 को वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। यह फैसला आज भी बहुत विवादित है। बिल्कुल। उस वक्त की सोच शायद ये थी कि UN एक नई संस्था है और वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगी, पर हुआ इसका उल्टा। UN ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत युद्ध विराम हो गया। मतलब जिसकी सेना जहां थी वहीं रुक गई। हाँ, और उस प्रस्ताव में 3 मुख्य बातें थीं। क्या थी वो? पहली और सबसे जरूरी शर्त थी कि पाकिस्तान कब्जे वाले इलाके से अपनी सेना तुरंत और पूरी तरह हटाएगा। अच्छा। दूसरी,
जब पाकिस्तान ऐसा कर लेगा तब भारत कश्मीर में सिर्फ उतनी सेना रखेगा जितनी कानून व्यवस्था के लिए जरूरी हो। और तीसरी शर्त थी कि दोनों सेनाओं के हटने के बाद कश्मीर में एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराया जाएगा, ताकि लोग तय कर सकें कि उन्हें किसके साथ रहना है। जी। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपनी सेना कभी हटाई ही नहीं। कभी नहीं हटाई, और इसीलिए वो पहली शर्त ही कभी पूरी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि जनमत संग्रह भी कभी नहीं हुआ और वो कब्जा स्थायी हो गया। एक तरह से हाँ। 1949 में कराची समझौते के तहत एक सीज फायर लाइन खींच दी गई और यही लाइन आगे चलकर 1972 के शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC बन गई। और तब से POK का वजूद बना हुआ है। बल्कि पाकिस्तान ने तो इसे भारत के खिलाफ आतंकवाद का अड्डा बना दिया। बिल्कुल। लश्कर, जैश जैसे न जाने कितने संगठनों को वहां पाला पोसा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये POK हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और हम इसे वापस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसकी सामरिक लोकेशन देखिए। यहाँ से कई देशों की सीमाएं लगती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। अगर POK हमारे पास होता तो हमें जमीनी रास्ते से सीधे मध्य एशिया तक पहुंच मिलती, जो हमारे व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होता। बिल्कुल। और ये इलाका मीठे पानी के स्रोतों से भरपूर है। सिंधु नदी जैसी कई बड़ी नदियां यहीं से गुजरती हैं। और खनिज भी हैं शायद। हाँ, सोना, कोयला, ग्रेफाइट जैसे कई खनिज हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर आज के समय में यहाँ चीन का किरदार बहुत बड़ा हो गया है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एग्जैक्टली। चीन यहाँ लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है और इस कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है। तो ये तो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती है ही। ये अब सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रहा। चीन अब इस क्षेत्र में एक बड़ा भागीदार, एक स्टेक होल्डर बन चुका है। तो फिर इसे वापस लेने में मुख्य चुनौतियां यही सब हैं? चीन का दखल ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा और भी हैं। पहली तो है भौगोलिक स्थिति। ये पहाड़ी इलाका है। ये हिमालय का बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है। यहाँ सैन्य कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की तरफ से ढलान है तो उसे सैन्य बढ़त मिलती है। और हमारी नो फर्स्ट अटैक की नीति भी है, हम पहले हमला नहीं करते। हाँ, और सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है परमाणु हथियार। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही न्यूक्लियर पावर हैं। जी। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा युद्ध एक ऐसी तबाही ला सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या सैन्य कार्रवाई के अलावा भी कोई रास्ता है? क्या डिप्लोमेसी के जरिए कुछ हो सकता है? हाँ, सैन्य कार्रवाई हमेशा आखिरी विकल्प होता है और इस मामले में तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन कई और रणनीतिक विकल्प हैं जिन पर भारत काम कर सकता है। जैसे कि पहला, एक राजनीतिक कदम। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में POK के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं, 24 सीटें। हाँ, जो हमेशा खाली रहती हैं। भारत 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन सीटों को किसी न किसी रूप में सक्रिय कर सकता है। इससे दुनिया को एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाएगा कि हमने अपना दावा छोड़ा नहीं है। दूसरा रास्ता? दूसरा है पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाना। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान में बहुत भेदभाव का सामना करते हैं। उन्हें पूरे अधिकार नहीं मिले। बिल्कुल। वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है। भारत अगर वहाँ के नेताओं और मानवाधिकार समूहों से संपर्क साधकर उनकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए तो पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है। और चीन से बात करने का कोई तरीका CPEC को लेकर? ये सबसे मुश्किल है लेकिन जरूरी भी। चीन के साथ एक खुला संवाद शुरू करना, उसे समझाना कि एक विवादित जमीन पर इतना बड़ा निवेश करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी खिलाफ है और खुद उसके निवेश के लिए भी एक खतरा है। एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाना। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आज अमेरिका के साथ या बाकी पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्ते पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर हैं। सही बात है। भारत इस रिश्ते का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनवा सकता है। तो कुल मिलाकर POK को वापस पाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं बहुआयामी चुनौती है। बिल्कुल। और हमें ये भी सोचना होगा कि अगर POK भारत में वापस आ भी जाता है तो वहां दशकों से जो कट्टरता भरी गई है, जो आतंकवाद के ठिकाने हैं, उनको संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत बढ़िया। उसे मुख्य धारा में लाने के लिए भारी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि POK भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन इसे वापस पाने का रास्ता कांटों भरा है।
ये एक ऐसी पहेली है जिसमें इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आतंकवाद सब कुछ उलझा हुआ है। और एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि क्या पीओके को वापस पाने की सबसे बड़ी लड़ाई मैदाने जंग में लड़ी जाएगी या फिर कूटनीति और वैश्विक मंचों पर? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।